ईरान का एजेंडा आज क्लियर हो गया। मुझे लगता है ईरान यही चाह रहा था कि वो एक ऐसा तुरुप का इक्का ढूंढे जिसके कंधे पर बंदूक रख के वो ये कह सके कि अब मुस्लिम देशों को एकजुट होने की आवश्यकता हो गई है। वक्त आ गया है कि जब हम इजराइल के खिलाफ फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ दें, क्योंकि इजराइल ईरान का दुश्मन नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है। सहगल साहब, देखो, इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। खमेनी जी ने साफ तौर पे कहा कि जहाँ तक हमारी तरफ का ताल्लुक था, हम हर प्रकार से अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इसराइल हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन अगर इसराइल ने हमारे खिलाफ हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ कर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए इसराइल को काफ़ी देर तक पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर इसके बाद दोबारा हमारे ऊपर हमला होता है, हम दोबारा हमला करेंगे। हमारे पास ताकत है, हमारे पास हिम्मत है हर प्रकार से इसराइल का सामना करने के लिए। लेकिन कहा कि इसके लिए बड़ा लाजमी है कि जितने भी अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उसके जो हेड्स हैं, जो मोनर्कीज हैं, जो ऑटोक्रेसीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो सारे के सारे चुप्पी ढाने हुए हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो साफ तौर पर पैलेस्टीनियंस के साथ में हैं। और कल अगर आपने सुना है तो सऊदी अरेबिया के भी जो लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा जो मैं पैलेस्टीनियन को मेरे को पैलेस्टीनियन की कोई परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो केवल अपने देश की है। लेकिन उसने कहा कि हमारा जो देश का अवाम है वो वास्तव में पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में है, और अगर हमने अपने एटीट्यूड को बदली नहीं किया तो हमारी यहाँ इंस्टेबिलिटी हो सकती है, कुछ बड़ी कार्रवाई मेरे खिलाफ भी हो सकती है। और यही तमाम डर है जो सारे मोनर्कीज को, ऑटोक्रेसीज को डरा रहा है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के अवाम भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर शांति चाहते हैं, लेकिन हर प्रकार से अमेरिका आंखें बंद करके जिस माफी का सपोर्ट करता जा रहा है, उसी सपोर्ट की वजह से इसराइल ये कुछ कर रहा है। इतना बड़ा जो जमावड़ा किया हुआ है वो भी बेसिकली विथ व्यू टू टेल ईरान की आप जो भी करो, हम हर प्रकार से आपको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। और ईरान को कहा कि हम हर प्रकार से आपको डेटर करने के लिए तैयार हैं, अगर आपने कुछ भी कार्रवाई की तो हम आपको डेटर करेंगे। तो वास्तव में मेरे मुताबिक उन्होंने जो बोला है गलत बात नहीं। फिर उन्होंने कहा है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है केवल इसराइल का नहीं है, तो राइट ऑफ डिफेंस पैलेस्टीनियन जो वेस्ट बैंक में उनका भी है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस लेबनीज का भी है, राइट ऑफ डिफेंस सीरियंस का भी है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो हouthis का भी है, यमनीज का भी है। तो उन्होंने कहा ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस सभी का है। सभी को अपनी अपनी जमीन प्यारी है, और सभी ने जो लड़ाई और कर रहे हैं वो अपनी अपनी जमीन को छुड़ाने की। किसने उनकी जमीन को कब्जा किया हुआ है? सबकी जमीन को इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ तौर पे कहा है कि विद इन 1 ईयर इसराइल मस्ट वकेट ऑल दीज जो उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन किसी प्रकार से इसराइल की जो मौजूदा सरकार है वो तो ग्रेटर इसराइल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। आए दिन वो वेस्ट बैंक में भी हमले कर रहे हैं। देखो कितने लोग वेस्ट बैंक में भी मारे गए हैं। तो वास्तव में नहीं और अमेरिका सहगल साहब, सवाल इस बात का है कि 7 अक्टूबर को पिछले साल जो हमला हुआ वो तो इसराइल ने नहीं करवाया था, या वो भी इसराइल ने करवाया? वो 7 अक्टूबर को जो हुआ निंदनीय था। पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, हर चैनल ने कंडेम किया, हिंदुस्तानियों ने भी कंडेम किया। लेकिन उसके बाद जो इसराइल कार्रवाई कर रहा है वो तो सारी रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया, सारे नियमों को क्रॉस कर दिया है। इंटरनेशनल तो सर जितने रूल्स इसराइल एंड ने, रेगुलेशन। सहगल सर, इसराइल ने ऐसा पहली बार थोड़ी किया है। इसराइल पे जब जब अटैक हुआ इसराइल ने ऐसे ही रिटेलिएट किया। इवन जब इसराइल बना उसके वेरी नेक्स्ट फ्यू डेज में उसके ऊपर अटैक हो गया था सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7 नेशन ने इकट्ठा होकर अटैक किया था। 65,000 इसराइली से उन्होंने अरब आर्मीज को डिफीट किया। 1961 में जो 67 में जो लड़ाई हुई थी, 3 अरब कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया, सॉरी, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने हमला किया था। 6 दिन में ही वो लोग परास्त हो गए। फिर जो 73 का वॉर था, अगेन फ्यू अरब कंट्रीज ने अटैक किया। 14 डेज में खत्म हुआ। अभी 1 साल कंप्लीट होने वाला है, आज 5 अक्टूबर है। हमास को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक अलग तरह का, ये कोई रेगुलर फोर्स नहीं है, ये आतंकवादी हैं। लेकिन ये आतंकवादी वो हैं जिनको ये कह रहे हैं आतंकवादी। क्या सुभाष चंद्र बोस जब जब देश को बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते थे? क्या हिंदुस्तानी उनको आतंकवादी मांगते हैं? तो नहीं, लेकिन वास्तव में अपनी सहगल सर, इस बार इसमें थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जो हमारे शहीद और वीर सिपाही थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाई, उन्होंने नवजात बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में डाल के भूना नहीं कभी।
उन्होंने ब्रूटली नवजातों का मर्डर नहीं किया, महिलाओं का मर्डर नहीं किया, रेप नहीं किया, उनको नंगा कभी जीप में नहीं घुमाया। देखो, हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान हमेशा किसी प्रकार की इस माफी की हरकत नहीं करता। और वो उनका खुद का भी उनके मुल्क के लोगों का प्रेशर भी होगा, जैसा कि सहगल साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं जनरल सहगल से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट डू नॉट एग्री विद व्हाट ही हैज सेड। देखिए, इट इज आई थिंक सैक्रिलेज टू कंपेयर हमास विद सुभाष चंद्र बोस। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सैक्रिलेज टू कंपेयर। आई मीन इट्स आउट एंड आउट टेररिस्ट। एंड ये तो वही बात होगी कि गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट जो पाकिस्तान बोल रहा है। आई मीन आई एम सरप्राइज्ड how on a national television somebody can say that. I am very in fact disappointed with what he has said. You just can't compare Hamas with the Indian freedom fighters. आपने बिल्कुल सही बोला, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। एंड डिस्टिंक्शन बड़ी क्लियर है, डिस्टिंक्शन बड़ी क्लियर है। एक जब अगर जेन्युइन फ्रीडम फाइटर होता है, he will only target the military or the government target, not innocent civilians. ये तो innocent civilian को मार रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ, इसको दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं बोला जा सकता। और कह रहे हैं कि भी सबने भर्त्सना करी। अरे भर्त्सना करने से कुछ नहीं होता। इनका जो कहना है कि ग्रेटर इजराइल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेटर इजराइल बन चुका था जब सिनाई को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, गोलान हाइट पूरा कैप्चर कर लिया था। इन्होंने ग्रेटर इजराइल बना के उसको वापस दिया। आई मीन व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दिस हिस्टोरिकल फैक्ट्स? ग्रेटर अगर उन्हें चाहिए होता तो वो सिनाई को छोड़ते ही नहीं। पूरा उन्होंने तो 67-73 के बाद पूरा ग्रेटर इजराइल बना चुके थे ऑलमोस्ट। सो आई जस्ट डू नॉट एग्री। अभी बात आते हैं वापस जो अभी चल रहा है करके। देखिए, जो ईरान अभी बोल रहा है कि ये मुस्लिम देश ही आना जाए, दिस वाज एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड था कि ये ऐसा ही बोलेगा कुछ, पर इससे कुछ नहीं होने वाला है। सऊदी अरेबिया खुश है। यूथी ने सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल फेंके थे, उनके तेल के कुओं को आग लगाया था, रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी हुई थी। बट वो क्यों खुश नहीं होगा कि आज अगर हूथी बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। जॉर्डन से मार मार के पैलेस्टीनियन किसने भगाए? जॉर्डन ने भगाए। आई मीन ये सारे अरब ममालिक जितने भी देश हैं, ये खुद इनसे तंग हैं विद दिस एक्सट्रीम ब्रांड ऑफ इस्लाम। ये खुद तंग है, ये खुद से निजात चाहना चाहते हैं। ये चाहे मोनार्की हैं या कैसे भी हैं, बट ये एक रिफॉर्मिस्ट कोर्स पे हैं। अभी ये रिफॉर्मिस्ट कोर्स पे हैं। इनको भी पता है 20 साल में हमारा तेल वगैरह सारा खत्म हो जाएगा, 20 में तो 25 साल में। उसके बाद क्या होगा? देन वी हैव टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड। ये ऑलरेडी उस पे चल रहे हैं। और अगर आप मेरे तरफ से समझे कि एंड में इसकी लड़ाई का खत्म क्या है, इस लड़ाई का एक ही खात्मा है कि भाई अगर आप हमास हिजबुल्लाह को आप बोल रहे हैं कि खत्म नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज डिग्रेड देम टू अ लेवल कि वो अगले 15 से 20 साल खड़े ना हो। 15 से 20 साल खड़े ना हो, अगले 15 साल इजराइल और राइट। सहगल सर कह रहे हैं कि राइट टू प्रोटेक्ट तो उनका भी है, हिजबुल्लाह का, हूती का, हमास का। देखिए, राइट टू प्रोटेक्ट यहां बात अक्टूबर 7 की हुई थी, जिसने स्टार्ट किया। देखो, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यू हैव टू बी ह्यूमन टू क्लेम ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन दूसरों के ह्यूमन राइट्स पे ध्यान नहीं देता, ही हैज नो। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं जामवाल सर कि यू हैव टू बी ह्यूमन। आपको सबसे पहले इंसान बनना होगा अगर आप इंसानी अधिकारों की बात करें। सहगल सर रिएक्शन लेंगे, लेकिन अनुज माथुर सर के पास आ रहे हैं। अनुज माथुर सर, क्या ईरान इस मामले में पूरी तरह से घिर गया और साख बचाने की कोशिश कर रहा है, या ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में एक फुल फ्लेज वॉर हो, अमेरिका इजराइल वर्सेस मिडिल ईस्ट? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं। आयत खामनेई की जो स्पीच है, वो स्पीच एक बहुत मेरे हिसाब से खौफजदा, मतलब वो स्पीच में ऑफेंस नहीं था, वो स्पीच बहुत डिफेंसिव मुझे लगी। मुझे लगा कि ईरान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग में लाए कि हमने पिटाई खाई है लेकिन हम डरे नहीं है, हमने बंद नहीं किया है, हम आगे भी करेंगे। ये एक बहुत डिफिटिस्ट और बहुत लो स्पीच रही है खामनेई की, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और शायद इसीलिए वो ये प्रयास कर रहे हैं कि एक ग्लोबल रिलीजियस सेंटिमेंट को वो आगे बढ़ाएं।
और मुझे लगता नहीं, देखिए हमको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हमें हिजबुल्लाह को लेबनान से अलग करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह लेबनान नहीं है, हमास फलस्तीन नहीं है, हूती यमन नहीं है। ये हमास, हूती, हिजबुल्लाह, आईसिस, इस्लामिक रेजिस्टेंस, ये तमाम ईरान समर्थित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड अक्लेम्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इनके जो एक्शंस हैं वो एक्शन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से किसी भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखें कि किस प्रकार आज की तारीख में ईरान बहुत बुरी तरह से मेरे हिसाब से फंसा हुआ है। और ये खमनाई की स्पीच में ये साफ नजर आ रहा था कि वो घबरा रहे हैं, घबराए हुई स्पीच है उनकी। लेकिन और माथुर उन्होंने कहा सर, है कि हमने माथुर सर, एक घबराया हुआ मुल्क जी। 150-200 मिसाइलें कैसे दाग सकता है? नहीं देखिए, 150 उसको उनको करना पड़ेगा 150। आप एक पहले भी मैं कह चुका हूं शायद आप ही के चैनल पे कि 150-200 मिसाइल दागना एक बात होती है और उन मिसाइलों का असर क्या हुआ वो दूसरी बात होती है। आज की तारीख में आप देखिए हमास की लीडरशिप लुप्त प्राय लगभग समाप्त है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, मिडिल लीडरशिप सब समाप्त है। लेकिन उसको 200 मिसाइलों ने इजराइल के कौन से लीडर को खत्म किया, कौन से हेडक्वार्टर को उन्होंने पूरी तरह नुकसान ध्वस्त कर दिया। देखिए ये अब आज की तारीख में क्या मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मुझे मौका दें, ईरान जो था अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई लड़ रहा था, हमले लगातार कर रहा था इजराइल के ऊपर। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति मैंने बताई कि हमास लगभग समाप्त है, हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप समाप्त हो चुकी है, हूती के पास काबिलियत नहीं है, तो ईरान के पास अब और कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि वो डायरेक्टली पहली बात खुद इन्वॉल्व हुए और दूसरी बात वो प्रयास करे कि किसी न किसी तरह ग्लोबल धर्म युद्ध की बात वो चला करके धर्म युद्ध की बात, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आपने दिया कि ईरान धर्म युद्ध की बात करना चाहता है। राजीव नयन सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे टर्मिनोलॉजी को जो माथुर सर कह रहे हैं कि एक धर्म युद्ध शुरू करना चाहता है, इस्लाम वर्सेस ऑल वर्ल्ड या इस्लाम वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड? नहीं, देखिए उसने सीधी सीधी बात है कि जब उनका संदर्भ था तो विश्व तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ इजराइल के यहूदी और इस्लाम निश्चित ही था। और जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो उसमें उन्होंने पूरे इस्लामिक ब्रदरहुड, सारे इस्लामिक देशों को, खास करके अरब और जिसे कहते हैं सुन्नी वर्ल्ड को साथ आने की बात कही थी। यह बात एक तय है। और उन्होंने इस्लाम को कहा कि एक साथ हो तब जाके तुम्हारे खिलाफ। तो इस्लाम का तो उन्होंने एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। लेकिन थोड़ा धर्म युद्ध से थोड़ा पीछे, थोड़ा उतना आगे नहीं बढ़ूंगा, धर्म युद्ध तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अब पूरे का पूरा जो उनका संदर्भ था सो इजराइल का था और इजराइल के खिलाफ ही जो बात कर रही थी वो हो रही थी। लेकिन अब इसका जब हम विश्लेषण करें तो विश्लेषण करेंगे तो हम पाते हैं कि वो एक तरह से उनका डिप्लोमेटिक, इसको मैं मूव कहूंगा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में, थोड़े दिन पहले उनका जो प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति थे, चाहे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कतार उधर गए हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से मिले हैं, जो पूरे के पूरे जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लोगों से बातचीत चल रही है कि देखो हम लोग को अपना ऑयल फैसिलिटीज को बचाना। एक अलग तरह का उनका एक डिप्लोमेटिक मूव है। यह जो था सो नसरल्लाह के मरने के पश्चात जो जिसे कहते हैं जमीनी काडर और जो आम पैदल सेना है उसे वो एड्रेस कर रहे थे। तो उनकी जो भाषा थी सो उसी लोगों के लिए बनी हुई थी। अब उसमें देखिए कई बार तो कभी चौंकाने वाले कैसे वक्तव्य एक वहां का सुप्रीम लीडर दे सकता है, वह निश्चित ही हम लोगों को भी ताजुब कर रहा था जब वो हमास के अक्टूबर 7 को वो डिफेंड कर रहे थे कि इसे नहीं हुआ, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। ईरान के लिए ये एक साइड में जो डिप्लोमेटिक मूव उनका था, उस डिप्लोमेटिक मूव को ये बहुत बहुत हद तक ये नुकसान पहुंचा था जो उन्होंने अक्टूबर 7 की बात की। और जिस तरह से उन्होंने सारे जो आतंकवादी संगठन थे उसको जिस तरह से वो ग्लोरीफाई कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो ईरान को आगे आने वाले समय तक जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इजराइल तक सीमित कर रखते हैं तब तक तो दुनिया बात समझेगी, सब आपके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। लेकिन जो ही आप आगे बात बढ़ाएंगे तब तो आतंकवाद को, अगर आप जो भी हो, उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन आतंकवाद हिंसा का को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक राज्य हिंसा, मतलब राज्य ने अटैक किया, इजराइल ईरान ने अटैक किया, चलो उसको बात हम समझे,
यहाँ भी इजराइल ने ईरान के ऊपर भी हमले किए थे, तो उसे जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी। उसने एक संदेश दिया था कि जो मोसैद के नहीं, जो लेकिन राजीव सर, जो अगर आप हुतीज को बैक करते हैं, अगर आप हिजबुल्लाह को बैक करते हैं, हमास को बैक करते हैं, तो फिर आपका एजेंडा क्लियर है। ये देखिए, हुतीज का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हाँ, इन दोनों संगठनों का नाम निश्चित ही लिया, जो कि ईरान के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो पूरी दुनिया में एक और कॉर्नर हो जाएंगे। अभी जो थोड़ी बहुत अभी बात हो रही थी, उनकी सहानुभूति मिल रही थी कि अक्टूबर 7 तो बुरा था, जी। इसमें कोई समझ नहीं है, लेकिन इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन किलिंग्स जो इम्पैक्ट जो हो रहा था, बाकी लोगों के इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा था, और हम लोग 2 स्टेट्स की बात कर रहे थे। लगभग एक कंसेंसस पूरी दुनिया में है कि 2 स्टेट्स आ जाना चाहिए। और इस तरह की हरकतें ईरान अगर उनके सुप्रीम लीडर करते हैं, तब तो देखिए वो अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो सहानुभूति मिल रही है वो सहानुभूति उनकी चली जाएगी। क्योंकि इस्लाम राजीव सर, अरब वर्ल्ड में भी एक नयापन की ओर जाने की कोशिश नजर आती है। कतर को आप देखेंगे, दुबई को आप देखेंगे, यूएई और बाकी मुल्कों को आप देखेंगे, जो यूएस के एक तरह से अलायंस में एक तरह से माना जाता है, और जहां पर यूएस के बेस भी हैं। तो वो लोग कहते हैं कि भाई एक तो नयापन होना चाहिए विचारों में, और आगे बढ़ने प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव विचारधारा होनी चाहिए, और इन लोगों के साथ अलाइड नहीं नजर आते हैं, तो इसका असर और ज्यादा होगा और ईरान आइसोलेट होगा। यह बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सहगल सर से इसका सवाल ले लूं। सहगल सर, ये हमास को और हिजबुल्लाह को बैक करना क्या ईरान को नुकसान करेगा? सहगल सर, शायद आपका माइक म्यूट रह गया हो, चेक कीजिएगा प्लीज। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया, बड़ा निंदनीय था। सारी दुनिया ने, सारी चैनल ने, हम सब ने उसको कंडेम किया जी। वो कंप्लीटली अनएथिकल था। लेकिन उसके बाद में जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जैसे जिस माफी की जेनोसाइड हो रही है, जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, लेडीज मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, अपने स्कूल बर्बाद कर दिए, कॉलेजेस बर्बाद कर दिए, हॉस्पिटल बर्बाद कर दिए, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और जिस माफी की वहाँ डिजीज फैल जाएगी वो सारी दुनिया के ऊपर असर करेगी। फिर जिस माफी की बमबारी हो रही है, उस बमबारी से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट में बड़ा फर्क पड़ेगा, जो सारी दुनिया को बर्बाद करेगी। मैं दोबारा साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। नोबडी एक्सेप्ट्स इट अदर देन पॉसिबली ईरान। नोबडी हैज एक्सेप्टेड इट। बट मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि देयर इज बाउंड टू बी डिफरेंस ऑफ परसेप्शंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सम पीपल सेड दे हैव अ डिफरेंस ओपिनियन विद मी। they are welcome to have their own views and their own perceptions। कौन सही है कौन गलत है वो तो समय बताएगा। लेकिन जो खमेनी ने मैसेज दिया है, बड़ा क्लियर मैसेज है ईरान के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, इजराइल के लोगों को, कि मैं आगे जंग नहीं चाहता। जो मैंने कार्रवाई करनी थी, जो उन्होंने अप्रैल में किया था, 3 दिन का एडवांस नोटिस दिया था अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, जॉर्डन को, जिससे 99% मिसाइलें और रॉकेट्स उनके बर्बाद कर दिए गए थे। जो रॉकेट्स इस्तेमाल किए थे वर्ल्ड वॉर 2 के विंटेज के थे, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। इस बार भी उन्होंने 3 घंटे पहले अमेरिका को बता दिया था कि हम इस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे अमेरिका के पूरे जहाज और पूरे शिप्स अलर्ट पर हो गए थे। उन्होंने ईरान को भी वार्निंग कर दी गई थी। यानी दूसरे लफ्जों में वो एक लिमिटेड रिस्पॉन्स करना चाहते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई आपने हमको मजबूर कर दिया, मेरी छवि की, मेरी क्रेडिबिलिटी की का क्वेश्चन है। आपने हमास के लीडर को मार दिया, हानिया जो हमारे देश में थे, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया। आपने हिजबुल्लाह के लीडरशिप को खत्म कर दिया, हसन नसरुल्लाह को खत्म कर दिया। आप हमारे प्रॉक्सीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमको अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए मजबूरन कुछ कार्रवाई करनी है, और हमने जो करना था कर दिया। आप इसके अलावा हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कीजिए। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी कार्रवाई की, यानी दूसरे लफ्जों में हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया, या हमारे ऑयल एंड गैस फील्ड्स को बर्बाद किया, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, या हमारे सिविलियंस को बर्बाद किया, अटैक किया, ताकि जो रिप्रेसिव गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंज की बात कोशिश की, तो ईरान जो है हर प्रकार से उसमें क्षमता है, ऐसा तो सहगल सर इसका अगर दूसरा एस्पेक्ट देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद तो बहुत सॉवरेन रहकर ये कह रहे हैं कि भाई हमारी संप्रभुता का सवाल है इसलिए हमें रिएक्ट करना है, लेकिन बैक चैनल से वो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को और हिजबुल्लाह को।
हमास और हिजबुल्लाह तो लगातार अटैक कर रहे हैं इसराइल पे या फिर उनके सोल्जर्स को। तो वो उनका बैक उनका उनका जो टूल है वो उन्हीं- काम कर रहा है। वो बैक चैनल से नहीं कर रहे, वो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को खड़ा हिजबुल्लाह को, हouthis को, हमास को खड़ा किसने किया है? जो ईरानियन रेजिस्टेंस चाहे सीरिया में है चाहे इराक में, उसको खड़ा किया है ईरान ने। उसको पैसा दिया ईरान ने, उसको अस्त्र दिया, वेपन्स दिए, सब ईरान ने, और सारी उनको सहायता ईरान ही दे रहा है। और ईरान की कोशिश थी कि इनके माध्यम से जो फिर अमेरिका वही बात की है ना सर, तो फिर वार्निंग का मतलब क्या रहेगा कि हमने आपको वार्न किया, 3 घंटे का वक्त दिया, आप अपने एक तरह से हमने आपको जवाब दिया। देखो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपने हमको मजबूर किया है इस माफी की कार्रवाई करने जी। के लिए। हमने कार्रवाई कर ली। जैसे हिंदुस्तान ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वी टोल्ड पाकिस्तान जो हमने करना था कर लिया। फिर जब बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक की, हमने कहा जो हमने करना जी। था कर लिया है। इसी माफी को उन्होंने बोला जो हमने करना था कर लिया है। अगर आपने जवाबी कार्रवाई हमारे ऊपर की, और वो डिपेंड करता है किस माफी की। अमेरिका भी प्रेशराइज कर रहा है नहीं इसराइल तो को। सर ये सहगल सर, ये तो आप भी जानते हैं कि अगर 200 मिसाइलें दागी है ईरान ने, तो इधर से इजराइल ने भी कह दिया है कि हम भी बदला लेंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा और फैसला भी हमारा होगा। ये सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं, इसमें ज्यादा मत देखिए आप। इट इज समथिंग लाइक ओसामा बिन लादेन और 2 राइफलें लगा के 2 आदमी खड़े पीछे कभी इंटरव्यू दिया करता था। आई मीन आई कंसीडर इससे ऊपर कुछ नहीं। और यहाँ बात आती है कि सरकमस्टांसिस की, जो 7 अक्टूबर पिछले साल हुआ, उस वक्त बार बार ये बोल रहे हैं कि कोई पूरी दुनिया में कई लोग, स्पेशली पैलेस्टीनियन प्रोपेगेंडा कि जो इजरायली रिएक्शन है ओवर रिएक्शन है, बच्चे मर गए, ये मर गए, वो दुनिया भर का रोना पीटना। आप उनके आदमी उठा के ले गए, कहां रखे आपने? अपनी सुरंगों के अंदर। सुरंग कहां थी? हॉस्पिटल के नीचे, मस्जिद के नीचे। अपने फैमिलीज जो है उनके हवाले होस्टेज कर दिए कि तू इनको घर में बांध के रखो। नाउ वेयर इज द क्वेश्चन? यहां पे इनोसेंट कौन था? मस्जिद में आने वाला जिसको पता था कि नीचे मेरे बारूद भरा पड़ा है, जो स्कूल में या कॉलेज में या हॉस्पिटल में जा रहा है, जिसको पता है बगल वाले कमरे में वो थे, बहुत ही इनोसेंट। लेबनान में क्या हो रहा है? कहां मारे जा रहे हैं? उनकी मीटिंगें कहां हो रही हैं? रेजिडेंशियल एरिया में। आई थिंक इससे बड़ा रिस्ट्रेन कोई नहीं हो सकता कि इजराइल ने वो बिल्डिंगें सर्जिकली उड़ाई हैं। जो भी टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल करी है सर्जिकली, एंड ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज होगा। वो कोलेटरल डैमेज दिखा के दुनिया भर में रोना पीटना, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तुम इतनी बड़ी हरकत करते हो, तुम्हें रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना चाहिए, जो ये नहीं थे। जो मतलब मैं बार बार कहता हूं, उन सबकी एक ही प्रॉब्लम है, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, ये हो, ईरान हो, ये टैक्टिकली सोचते हैं, कभी स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचते। टैक्टिकली तो कर दिया तुमने, चीज सक्सेस कर ली, उसके स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशंस क्या होंगे, क्या रिस्पांस होगा दूसरे का, वो क्या कर सकता है, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो मर रहे हैं लेबनान में या हमास में, ये इनके लिए टैक्टिकल ह्यूमन सैक्रिफाइस है, ये जानबूझ के किए जा रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, ये हमास और हिजबुल्लाह ने ह्यूमन सैक्रिफाइस दिए हैं, किस लिए? वर्ल्ड ओपिनियन बनाने के लिए। और दुख की बात है कि हमारे इसके प्रोपेगेंडा में हमारे भी काफी लोग शामिल हो जाते हैं कि ये देखो, ये हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ऑप्शन क्या है बताएं? कि जब आपके हॉस्पिटल के अंदर से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, और उसके वीडियो प्रूफ है। अभी तो नसरुल्लाह कहां मारा गया? बिल्डिंग के नीचे, तहखाने के अंदर। वो ठीक है, उनके पास बंकर बस्टिंग थे जहां पूरी मीटिंग कर रहा था, उसके ऊपर वाले फ्लोर में मिसाइलें लगी हुई हैं। नो, ऑप्शन क्या है? अगर उनको बर्बाद नहीं करोगे, इंतजार करो कि जब वो करेंगे आयरन डोम से रोंगे, बाकी तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये कमजोर देश की वो होती है कि जो इंतजार करो, ये मर गया, इसमें बहुत मर गए, ये हो गया, वो हो गया। अगर उनको अपने सिविलियंस की चिंता नहीं है, तो जो मतलब जिसके ऊपर हमला हुआ है वो क्यों करे? उसने तो दुश्मन निकालने हैं। तो इसमें मतलब ये ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एंगल को वी शुड नॉट ओवरप्ले, वी शुड नॉट ओवरप्ले। वॉर में ह्यूमन एंगल पॉसिबल नहीं होता है कई बार। जब आप किसी पर हमला करते हैं तो रिटेलिएशन के लिए आपको वेट करना होता है। पिन पॉइंटेड एक विवेक एक बिल्डिंग को चुनते हैं, पिन पॉइंटेड टॉप इंटेलिजेंस उनके पास होती है, प्रिसिशन वेपन के साथ उसके ऊपर हमला करते हैं और वहां पर उनके लीडरशिप को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखें, इस्माइल हानिया को एक कमरा ढूंढ के उस कमरे में एक रॉकेट से समाप्त किया है। ये बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल आर्मी जो होती है, ये उसके काम करने का तरीका है। और उसके बावजूद भी
4 दिन पहले से, ये अब हम 3 घंटे की बात कर रहे हैं, 4 वो जगह खाली कर दें जहां पर के हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, क्योंकि उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स होने वाली है। अब आप देखें, इजराइल लड़ाई लड़ रहा है अपने एग्जिस्टेंस की। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं विवेक आपको, वो बात यह है कि आज की तारीख में जो 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 अरब वर्ल्ड है, उस अरब वर्ल्ड के बहुत सारे देशों के जो व्यापार के हित हैं, जो उनके इकोनॉमिक हित हैं, वो अमेरिका के साथ अलाइंड हैं। और आप कितना भी प्रयास कर लें, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ा अरब यूनिफिकेशन देखेंगे जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ये बात आप मान के चलें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, कतार हो, जॉर्डन हो, उन तमाम लोगों के हित, व्यापारिक हित और इंटरनेशनल रिलेशन के हित अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ नहीं तो ये तेल युद्ध से ईरान, आने वाले समय ये में युद्ध हाँ, ईरान जी। के साथ ही समाप्त हो जाएगा, किस मोड़ पे जाएगा सर ये? नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा कि ईरान भी इस बात को समझता है। वही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा था कि जो खमनेई की स्पीच है कि हम डरे हुए नहीं है, हम ये हैं वो हैं, ये एक बहुत दबी हुई और एक बहुत कमजोर स्पीच मेरे हिसाब से रही है। और ईरान इस बात को समझता है, क्योंकि ईरान की जो अधिकतर इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट ऑयल पर है। दूसरी बात, स्टेक उनका जहां तक न्यूक्लियर असेट्स का है, वहां स्टेक बहुत हाई है। उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बहुत थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है। अगर उस पर जरा भी नुकसान हुआ तो वो 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएंगे। इन तमाम बातों को ईरान वाले समझते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि 6 महीने बाद वो रिएक्ट करता है, 200 मिसाइल मारता है, जिसमें से 15-20 कहीं पहुंचती है। तो मेरा ये मानना है कि ईरान को भी मालूम है कि किस प्रकार की व्यापक मौजूदगी अमेरिका की मिडिल ईस्ट में है, किस प्रकार से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उनके खिलाफ है, और किस प्रकार से ये बात दुनिया समझती है कि हिजबुल्लाह, हूती, हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल से जो लड़ाई लड़ रही है, हूती की सऊदी अरब से पिछले 7 सालों से लड़ाई लड़ रही है, और वहां पर लाखों लोग मरे, जिनमें 70% से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब आप देखें विवेक, हाँ जी माथुर सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से सरेंडर स्पीच है राजीव सर? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत कमजोर स्पीच है। नहीं देखिए, इसका तो जैसे मैं पहले ही बोला था, इसका एक संदर्भ है। आज का जो फ्राइडे प्रेयर को उन्होंने लीड किया था, और उसमें नसरल्ला की मृत्यु के पश्चात की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वहां पर, और जो उनके अपने लोग हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेट भी करना है, थोड़ा उसमें एक ऊर्जा भी भरनी है। तो यह स्पीच हमें उस माध्यम से देना चाहिए। इसमें साथ साथ कुछ कूटनीति भी है, और उन्होंने इस्लाम को कहा कि इस्लामी वर्ल्ड भी आ जाए साथ में, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो ईरान के साथ जो समस्या आती है कि अरब वर्ल्ड उनसे अलग है। अरब वर्ल्ड, जैसा अभी सही बताया माथुर साहब ने, कि वो पाश्चात्य जगत से थोड़ा झुका हो, यद्यपि वो नया खेल खेल रहा है। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थोड़ा रूस और चीन के साथ भी खेल खेलना शुरू किया है, तो एक बैलेंसिंग एक्ट में है। तो ये पूरा जो अरब वर्ल्ड है एक अपना एक नया खेल में शामिल है। अगर उस नए खेल में ऐसा भी नहीं है कि केवल पाश्चात्य जगत के साथ भी, वो अपनी बार्गेनिंग और अपना इंटरेस्ट को वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, वो बढ़ाने की कोशिश करता है। इस स्थिति में, जबकि ऑलरेडी ईरान के साथ करीबी माने जाने वाले चीन और रूस, क्या अगर वो करते हैं तो क्या ईरान भी उस अरब के तरफ एक पोस्चर जेस्चर दे सकता है? तो उन्होंने एक तरह से जेस्चर दिया है, और बार बार कितनी बार उन्होंने ईरान और कुरान, इस्लाम और कुरान की बात कही। अब साथ आएंगे नहीं आएंगे, ये अरब भी कम धोखेबाज नहीं है, वो भी बहुत ही खिलाड़ी है। तो वो भी अपना इंटरेस्ट देखेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। अब सबसे जो अहम मुद्दा है जिस चलते अरब वर्ल्ड परेशान है, कि अगर कहीं इजराइल अटैक करता है ऑयल फैसिलिटीज में ईरान के, तो ईरान किधर अटैक करेगा? तो हो सकता है जो एक गंभीर इश्यू बना हुआ है, प्रश्न बना हुआ है, और बाइडेन साहब का स्टेटमेंट भी आ गया है कि हमने इजराइल से बात की है, और उनके स्ट्रेटजी में उनके ऑयल फैसिलिटीज अटैक करना नहीं है। लेकिन फिर भी यूरोपियन देश, उनके अलाइज भयभीत है कि कहीं अगर हुआ तो कहीं अरब की तरफ ईरान न अटैक कर दे। तो एक तरह से एक एसुएज कहिए, एक तरह से एश्योरेंस भी अरब वर्ल्ड को दे रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन दोस्त बनो। नहीं तो दोस्त नहीं बनोगे, उधर जाओगे तो बात बिगड़ सकती है। तो एक तरह से बड़ा ही मिक्स्ड क्लेवर सिग्नल मैं मानता हूं ईरानियन ने एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली दिया है। बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स का मैं पहले ही बोला वो ठीक नहीं है।
अब बात किसी ने कही थी उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत ही अच्छा लेख आज आया है फाइनेंशियल टाइम्स में, जो कि यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि वह कितना मुश्किल है ईरानियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना, कितना मुश्किल है, दूरी कितने देश उसके अंदर कवर होते हैं, किस किस चीज से किया जाता है। तो कहा कि अगर इजराइल को कुछ करना होगा तो वह सबोटाज ही सबसे बड़ा माध्यम है, उसके लिए ना मिसाइल न एयर पावर दोनों का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। तो अभी उसमें जटिलताएं हैं, तो लेकिन हाँ बार बार इस बात को उठाया जाता है जिससे कि एक माहौल बनाया जाए। तो इसे अभी देखिए, जो आज की स्थिति में देखता हूँ, जी दोनों तरफ से वर्बल वार देख रहा हूं मैं। दोनों कह रहे हैं कि मैं जिसे उन्होंने खमेनी ने भी बोला कि हम अपने समय चुनेंगे, अपना जगह चुनेंगे। इजरायली लीडर्स का देखिएगा वो भी यही बात बोल रहे हैं। दोनों अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज को रिएश्योर कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि हम दबे नहीं है। करना पड़ता है मोटिवेशन, लेकिन एक बैक जो मानता हूँ, एक बहुत ही सक्सेसफुल बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी काम कर रही है। और जिस दिन इजराइल ने अटैक की, ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, अब कितने मिसाइल थे, 180 थे कि बैलिस्टिक मिसाइल के 120 थे। अभी कई तरह के आ रहे हैं बयान, कितने उसमें क्रूज मिसाइल्स थे, कितने ड्रोन अटैक्स थे। वो कोई 400 बोलता है, कोई 300 बोल रहा है, तो बाद में नंबर पता चलेगा। लेकिन तुरंत ही देखिए 3 घंटे के अटैक के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी खोल दिया और उसने अपना अपना प्लेन एयरपोर्ट भी खोल दिया। अगर वह एस्केलेट करना चाहता तो कभी भी इसे नहीं खोलता। और इतना अगर आश्वस्त है, इतना कॉन्फिडेंट है कि अब अटैक नहीं होगा। और इसके साथ साथ दूसरा यह भी पक्ष है कि मैं भी अटैक नहीं करूंगा, कि जो ही मैंने एस्केलेट किया तो वो भी करेगा। तो ये दोनों पहलू है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अभी एस्केलेशन की उम्मीद कम है, सीज फायर नहीं होगा। अभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो मारेगा। कल भी बेरूत पर काफी अटैक हुआ था, कल नॉर्थ लेबनान पर भी, साउथ अभी तक साउथ में किए गए थे। लेकिन सर, और राजीव सर, जैसे प्रेशर खामनेई पर है वैसे ही प्रेशर अब नेतन्याहू पर होगा कि आपके जी ऊपर 150-200 मिसाइलें आई, आपने उसका क्या किया? ये देखिए, ये नेतन्याहू, कभी कभी इजराइल को हम मोनोलिथिक मान लेते हैं कि वहां पर सारे पागल यहूदी लड़ाई करने के लिए उद्मुदा है। वहां भी वो मिक्स है वहां का। वहां के भी लोग जो है सो, कुछ लोग शांत, अगर आप हरेज न्यूज़पेपर को पढ़ें तो जी आपको एक अलग छवि इजराइल की मिलेगी। इजराइल जेरूसलम पोस्ट पढ़ेंगे, चाहे आप इजराइल न्यूज ऑफ टाइम्स ऑफ इजराइल पढ़ेंगे, या वहां के नेताओं को भी देखेंगे, तो देखेंगे कि वहां भी एक मतभेद है कि किस तरह से युद्ध को आगे ले जाया जाए। क्या सचमुच पूरा अटैक करते ही रहा जाए, या हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए एक एक जटिल डिप्लोमेटिक कूटनीतिक प्रक्रिया को शुरू किया जाए, या लगातार बॉम्बार्डिंग ही किया जाए, उससे क्या निकलेगा। तो देखिए, जब जिस समय अटैक हुआ था इजराइल का, जी उसमें अंदर भी उसमें आवाज आई थी विरोध की कि भाई ये क्या कर रहे हो। आज के दिन में देखिए, अभी इजराइल मान रही है कि उसके एयर बेस के 4 ठिकानों पर हमले किए गए थे। एयर बेस, उनके रोड पर अटैक किए थे, हैंगर पर किए गए थे, आसपास के 2 जगहों पर। मतलब कि जो उनका 4 लेयर्ड जो उनका डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि एरो 1-2 शामिल है, और साथ साथ स्लिंगर और जो आयरन डोम है, वो छेद हो गया है। उसमें कहीं ना कहीं खामी पाई गई है। साथ साथ हुथी ने भी उस पर अटैक करके उसमें खामियां निकाल दी है, उसमें लूपहोल निकाल जी दिया है। माथुर सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यानी देखिए, विरोध तो हुआ लेकिन इजराइल ने वही किया, नेतन्याहू ने वही किया जो उनको करना था। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे थे? सहगल सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम हो या डिफेंस अम्ब्रेला हो, कोई भी फुल प्रूफ नहीं होती है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि यदि आपने 200 मिसाइल फायर करे हैं तो उसकी क्षमता को बहुत अच्छी क्षमता माना जाएगा कि अगर 200 में से 180 राउंड आपने न्यूट्रलाइज कर दिए, जो कि इजराइल ने किए हैं। 80 से 90% सक्सेस रेट होता है। तो ये बात मैं बताना चाहता हूं आपको जी कि ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप हर एक इक्विपमेंट की हदबंदियां होती हैं और कुछ ना कुछ निकल करके जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके एयर डिफेंस अम्ब्रेला में छेद हैं या उसमें बहुत बड़ी कोई वीकनेस आई हुई है। और आप देखिएगा कि ये, मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से इजराइल का करेक्ट इसका रिस्पॉन्स आएगा।